गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आज बीएससी पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे गुरुत्वीय अन्योन क्रिया के अधीन सामान्य हल, जनरल सॉल्यूशन अंडर ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन। हमने यह देखा था और पढ़ा भी था कि केपलर का द्वितीय नियम जो है वो क्षेत्रीय वेग के स्थिरता का नियम भी है। पिंड के कक्षीय गति में कोणीय संवेग के नियम का प्रतिफल भी होता है। उसी प्रकार केपलर के प्रथम और तृतीय नियम जो हैं वह गुरुत्वीय अन्योन क्रिया से संबंधित केंद्रीय बल के ही प्रतिफल हैं और जितने भी हमारे कोनिक सेक्शन वाले ऑर्बिट्स हैं उन सभी ऑर्बिट्स पर केपलर के इन नियमों का ये नियम लागू होते हैं। मान लो हमने कंसीडर किया कि गुरुत्वीय अन्योन क्रिया से संबंधित जो केंद्रीय बल है वह उसको यदि हम व्युत्क्रम वर्ग के नियम के द्वारा व्यक्त करें, अर्थात Fr is equal to minus k upon r square r cap, or in terms of magnitude we can write down this is equal to Fr is equal to minus of k upon r square। आप सभी इस बात को जानते हैं कि यदि यह ऋणात्मक चिन्ह है तो यह ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि केंद्रीय बल आकर्षण प्रकृति का है और k एक धनात्मक नियतांक है। केंद्रीय बल के अंतर्गत कोई भी कण या पिंड जब गति करता है तो उसके पथ का समीकरण हमने पिछली कक्षा में निकाला था। उसको मैंने वापस से रिपीट किया है, d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू माइनस m अपॉन जे स्क्वायर u स्क्वायर, f ऑफ 1 अपॉन u इज इक्वल टू के एम अपॉन जे स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है कि f ऑफ 1 अपॉन u इज इक्वल टू हमारे पास आता है माइनस के यू स्क्वायर, जहां पर हमने u का मान रखा था 1 अपॉन r। सो f ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के अपॉन r स्क्वायर, और m जो है वो क्या है, कण या पिंड का द्रव्यमान है और j कण का कोणीय संवेग है। यदि मान लो हम इस समीकरण 2 में, इस समीकरण में दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, इफ वी सब्स्टिट्यूट दैट साई इज इक्वल टू u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर, देन हम क्या लिख सकते हैं, d2 साई अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस साई इज इक्वल टू 0। यह जो समीकरण है हमारे पास d2 साई अपॉन डी थीटा स्क्वायर plus psi is equal to 0, if it is represented by equation number 3, then we can say this equation number 3 is a simple differential equation of a simple harmonic oscillator। यह हमारे सरल आवर्त गति के अवकलन समीकरण के तुल्य है। और अगर मान लो यह हमारे सरल आवर्त गति के अवकलन समीकरण के तुल्य है तो हम इसका सॉल्यूशन हल लिख सकते हैं, that will be is in this form that psi is equal to psi naught cos of theta minus theta naught। यहाँ पर हमारे पास psi naught और theta naught जो है वो दोनों ही अननोन कांस्टेंट्स हैं जिनके मान हम गतिशील कण की प्रारंभिक स्थिति के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है कि u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एम के अपॉन जे स्क्वायर प्लस साई, बिकॉज साई इज इक्वल टू हमने रखा था u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर। सो दिस u इज इक्वल टू एम के अपॉन जे स्क्वायर प्लस साई नॉट कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। एज वी नो दैट u इज इक्वल टू 1 अपॉन r, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन r इज इक्वल टू mk upon j square within the bracket 1 plus psi naught j square upon mk cos of theta minus theta naught। हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ mk upon j square को हमने कॉमन ले लिया है और हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा r is equal to p upon 1 plus epsilon cos of theta minus theta naught, where p is equal to j square upon mk and epsilon is equal to j square psi naught upon mk। अब हमने कंसीडर किया कि थीटा के मान में जो परिवर्तन है, थीटा के मान में परिवर्तन से हम r का न्यूनतम से अधिकतम मान तक परिवर्तित होता है, इसको ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम कंसीडर करें कि यदि हमारा थीटा थीटा नॉट के बराबर है तो यहाँ क्या होगा, cos 0 इज 1, सो
r इज इक्वल टू हमारे पास p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन होगा। और यदि हम यह कंसीडर करें तो उस स्थिति में जब थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट होगा तो हमारे पास r का न्यूनतम मान होगा, और थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस पाई पर हमारे पास r का अधिकतम मान होगा। अर्थात थीटा में कोण 2 पाई से परिवर्तन होने पर हमें पुनः वही अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब पुनः वही अवस्था प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब फिर रिपीटेशन होगा। इसका मतलब कोण थीटा नॉट पर जो भी स्थिति बिंदु है उसको हम टर्निंग पॉइंट वर्तन बिंदु भी कह देते हैं। सरलता के लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि हम ध्रुवीय निर्देश तंत्र को इतना घूर्णित कर देते हैं कि थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाए। इफ दिस थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 देन आर इज इक्वल टू p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस ऑफ थीटा, एंड दिस इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एंड दिस इंपॉर्टेंट इक्वेशन इज अ इक्वेशन ऑफ कोनिक। यह एक शांकव का समीकरण है, कोनिक इक्वेशन है, जिसका फोकस जो है वो मूल बिंदु पर होता है। एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इक्वेशन इज, और एसेंट्रिसिटी और उत्केंद्रता और p अपॉन एप्सिलॉन नाभि से नियता की दूरी होती है। अर्थात गुरुत्वीय आन्योन क्रिया के अधीन गतिशील कण पथ शांकव परिक्षेत्र के रूप में होता है, कोनिक सेक्शन के रूप में होता है। यहाँ हम एक नया वर्ड सुन रहे हैं, एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। ये क्या होती है इसको हम कंसीडर करेंगे। उत्केंद्रता को हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं कि शांकव परिक्षेत्र की आकृति या गतिशीलता कण के पथ उत्केंद्रता एप्सिलॉन पर निर्भर करती है, और यह एक अननोन टर्म साई नॉट पर डिपेंड करती है, लेकिन इसका मान हम ऊर्जा के संरक्षण के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है? द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट. If E is the total energy, then the kinetic energy is represented by 1 upon 2m v square. So this is equal to 1 upon 2m dr upon dt whole square plus j square upon 2m r square. This is the rotational energy, and this plus u is the potential energy. For the gravitational force field, u is equal to minus of k upon r. So by substituting u is equal to minus k upon r, E is equal to हमारे पास क्या आ जाएगा 1 upon 2m dr upon dt whole square plus j square upon 2m r square minus k upon r. At the turning point, वर्तन बिंदु थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 पर r का मान मिनिमम होता है। अगर r का मान मिनिमम होगा तो इस बिंदु पर जो कण है उसका वेलोसिटी कंपोनेंट भी हमारा 0 होना चाहिए, dr अपॉन dt का मान भी 0 होना चाहिए। अर्थात दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 0, और by using the principle of conservation of energy, this E is equal to j square upon 2m r minimum square minus k r minimum। और हमारे पास कोनिक सेक्शन से जो इक्वेशन मिली थी हमें कोनिक सेक्शन की, इक्वेशन नंबर 5, वो क्या था? r is equal to p upon 1 plus epsilon cos theta. So r minimum is equal to उस समय हमारे पास क्या हो जाएगा? p upon 1 plus epsilon. अब हमने p is equal to j square upon m k रखा, तो E is equal to हमारे पास क्या आ गया? E is equal to j square upon mk square upon 2j square within the bracket epsilon square minus 1। और हमने इसमें r मिनिमम के मान को हमने यहाँ रखा और इसको सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद p इज इक्वल टू हमने लिखा j स्क्वायर अपॉन mk। सो वी गेट E इज इक्वल टू mk स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1. By simplifying this, we can calculate the value of this epsilon eccentricity, that is equal to 1 plus 2 ej square upon mk square to the power 1 upon 2. तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि यदि कोई भी कण गतिशील है तो गतिशील पिंड के लिए कुल ऊर्जा E, कोणीय संवेग J, कण का द्रव्यमान M और K धनात्मक नियतांक ज्ञात होते हैं। अगर ये सब हमें नोन है तो हम उस गतिशील पिंड की उत्केंद्रता एप्सिलॉन का मान ज्ञात कर सकते हैं।
अब हमने कंसीडर किया कि कार्तीय निर्देशांकों में पथ का समीकरण हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि गुरुत्वीय बलों के अधीन गतिशील पिंड के पथ का समीकरण पथ की उत्केंद्रता एप्सिलॉन पर निर्भर करता है। यदि उत्केंद्रता के मान भिन्न भिन्न होंगे तो कण के पथ की प्रकृति भी अलग अलग होगी। पथ की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 थी, r इज इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा, इसको हमने कार्तीय निर्देशांकों में परिवर्तित किया। By changing this in the Cartesian coordinate system, we have to substitute x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। समीकरण 5 में जब हमने ये मान रखा तो हमें क्या मिला, r प्लस r एप्सिलॉन cos थीटा इज इक्वल टू p। r को हमने लिखा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन r cos थीटा को हमने x रखा। सो एप्सिलॉन x इज इक्वल टू p और एप्सिलॉन x को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले आए। देन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस एप्सिलॉन x। दोनों की तरफ से हमने स्क्वायर किया। सो स्क्वायर करके हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास टर्म आ गई 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन पी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। नाउ this is represented by equation number 10. Now we consider the different conditions and calculate the path of the particle, moving particle. So the very first condition we consider that if epsilon is equal to 1. If epsilon is equal to 1, then what happen? This term will be abolished because psi is also equal to 1. So epsilon is equal to 1. So this term is 0. So this y square is equal to p square minus 2 epsilon px. This is the equation of a parabola. So in case when the value of the eccentricity is equal to 1, then the path of the system or path of the particle, moving particle, is a parabola. In the second situation, when we consider if this epsilon is less than 1, then in this equation number 10, if we add this term epsilon square p square upon 1 minus epsilon square in both sides, right hand side as well as left hand side. So after adding this epsilon square p square upon 1 minus epsilon square in either side, both side, left hand side and right hand side, and solving this equation, we'll get x plus epsilon p upon 1 minus epsilon square whole square plus y square upon 1 minus epsilon square is equal to p square upon 1 minus epsilon square whole square. Or we have to substitute that x plus x naught whole square upon a square plus y square upon v square is equal to 1, where x naught is equal to epsilon p upon 1 minus epsilon square, a is equal to p upon 1 minus epsilon square, and b is equal to epsilon p upon under the root 1 minus epsilon square. This equation is equation of ellipse. यह हमारे दीर्घवृत्त की समीकरण है, where the semi major axis is a and semi minor axis is b. In the third situation, when we consider epsilon is equal to 0, then our equation become x square plus y square is equal to j square upon m. When you substitute epsilon is equal to 0, so 1 minus epsilon square remains 1. So x square plus y square is equal to p square, and this p square is equal to j square upon m k square mk. So this is the equation of a circle. In that case, when epsilon is equal to 0, then the path of the particle is a circle. In the last situation, when we consider epsilon is greater than 1, then this is again equal to a equation of hyperbolic equation. So यह समीकरण जो होगा वो हमारा अतिपरवलय का होगा। इन सब को हमने इस फिगर के द्वारा व्यक्त किया है। If we consider epsilon is equal to 0, the path of the particle, moving particle, is circle. If this epsilon is less than 1, then this path is hyperbolic, elliptical path होगा. If epsilon is equal to 1, this is a parabolic path. If epsilon is equal to 2, or you can say if it is greater than 1, then it is the atiparabolic hyperbolic path होगा. So this is the
this figure shows the different path of a particle because of the different value of the eccentricity. एप्सिलॉन के अलग अलग मान होने के कारण कण के पथ भी अलग अलग हैं। इस टेबल में हमने पाथ जो थे पार्टिकल्स के उनको हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ ई और एप्सिलॉन के फॉर्म में। If we consider energy of the particle, total energy of the particle is greater than 0 or the value of eccentricity is greater than 1, then the path is अतिपरवलय होगा। यदि एप्सिलॉन और कुल ऊर्जा का मान, एप्सिलॉन का मान 1 के बराबर और कुल ऊर्जा का मान 0 के बराबर होगा तो कण का पथ परवलयक होगा। यदि एप्सिलॉन का मान 1 से कम और कुल ऊर्जा का मान 0 से कम है तो कण का पथ दीर्घवृत्त होगा। यदि एप्सिलॉन का मान 0 और कुल ऊर्जा का मान mk²/2j² के बराबर है तो कण का पथ वृत्त के बराबर होगा। आज के लिए इतना ही। कल अपन फिर से कंसीडर करेंगे ऑर्बिटल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।